ये वाला एरिया भी हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ये वाला एरिया। दिख रहा है ये वाला एरिया? इस एरिया में कौन दिख रहा है आप लोग को? कोडरमा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? कोडरमा का पठार। कोल्हान पढ़ लिए हम लोग, राजमहल पढ़ लिए हम लोग, घूम भी लिए। कहाँ पे क्या है? आज क्या पढ़ने वाले हैं? कोडरमा का पठार। तो लगाइए हेडिंग, कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार। ठीक है, कोडरमा पठार। नाम से क्या पता चल रहा है कि नाम ही है कोडरमा। तो इसमें जो मेन डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होगा? कोडरमा। नाम जब कोडरमा का पठार है तो कोडरमा पठार में कौन सा जिला आएगा? कोडरमा जिला आएगा। तो एक नंबर में तो यही बात है कि सर इस पठार का क्षेत्र कौन सा होगा? तो कोडरमा आ गया। पहला पॉइंट क्लियर। अगर हम लोग कोडरमा की मैप जो अभी हम लोग देखे थे तो कोडरमा के दाएं और बाएं कौन दिख रहा था? देखिए तो एक बार फिर से। कोडरमा की बात करें तो ये वाला हो गया कोडरमा। इसकी साइड में कौन है? गिरिडीह। और इस साइड में तो कुछ एरिया हजारीबाग का भी आएगा और कुछ एरिया कोडरमा का भी आएगा। आएगा ना? कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह। कोडरमा पठार में कुछ पार्ट किसका आ जाएगा? हजारीबाग का। और कुछ पार्ट किसका आ जाएगा? गिरिडीह का। पर किधर का आएगा? पूरा का पूरा हजारीबाग तो नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा गिरिडीह भी नहीं आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन सा एरिया आएगा? हजारीबाग का क्या बोलना होगा? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। और गिरिडीह का उत्तर पश्चिम। बात समझ में आया? हजारीबाग का कौन सा एरिया? उत्तर पूरब। और गिरिडीह का उत्तर पश्चिम। तो लिख लेना है कोडरमा पठार में कौन कौन आएगा। तो क्या लिखना है? कोडरमा हजारीबाग का उत्तर पूर्वी हिस्सा। हजारीबाग का उत्तर पूर्वी हिस्सा मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी हिस्सा। हजारीबाग का उत्तर पूर्वी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? उत्तर पूर्वी हिस्सा। और क्या आएगा? गिरिडीह का गिरिडीह का उत्तर पश्चिमी हिस्सा। गिरिडीह का उत्तर पश्चिमी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? उत्तर पश्चिमी हिस्सा। इस तीनों को मिला के हम लोग क्या कहेंगे? कोडरमा का पठार या कोडरमा का प्लेट्यू। ओके सर, इस पठार में क्या मिलता है? कुछ तो काम होगा इस पठार का। याद रखिएगा कोडरमा का पठार झारखंड में इन तीनों जिला में है, पर इसका जो फैलाव है, एरिया है, विस्तार है, ये कोडरमा से लेकर कहां तक है? बिहार के गया तक है। फिर से समझा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? कोडरमा पठार झारखंड में ये 3 जिला में पड़ रहा है। कोडरमा हजारीबाग का उत्तर पूर्वी हिस्सा और गिरिडीह का उत्तर पश्चिमी हिस्सा। कोडरमा गिरिडीह का उत्तर पश्चिम, हजारीबाग का उत्तर पूर्व। लेकिन यहां से लेकर कहां तक? बिहार के गया क्षेत्र तक क्या फैला हुआ है? कोडरमा का पठार ही फैला हुआ है। क्योंकि हम लोग अलग अलग राज्य बना लिए 15 नवंबर 2000 को। इसका मतलब ये थोड़े है कि वहीं से क्या होगा? बंटवारा कर दिया गया होगा। जब अर्थ बना होगा, पृथ्वी बनी होगी, इंडिया बना होगा, तो क्या अलग अलग बंटवारा करके बनाया गया होगा? जहां हम लोग बॉर्डर बनाते हैं, क्या वो ओरिजिनल में कोई बॉर्डर है? भारत और पाकिस्तान तो एक साथ जुड़ा हुआ है। वो हम लोग ना बनाए हैं, मैन मेड बनाए हैं। कहाँ पे बनाए हैं? तो अपना मैप में बनाए हैं, बॉर्डर लाइन बना लिए हैं, पर एक्चुअल पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी में क्या कोई बॉर्डर है? नहीं है। तो वैसे ही ये जो कोडरमा का पठार है, ये कहाँ से कहाँ तक? कोडरमा से लेकर कहाँ तक लिखेंगे? बिहार के गया तक फैला हुआ है। कहाँ तक? गया तक।
याद रहेगा कि कोडरमा पठार का विस्तार झारखंड के कोडरमा से लेकर बिहार के गया तक फैला हुआ है। झारखंड से कहां तक? बिहार के गया क्षेत्र तक फैली हुई है। आगे बढ़े। इस पठार का इंपॉर्टेंस क्या है? इस पठार का इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो ये कोडरमा का जो पठार है इसमें माइका मिलता है। माइका बोले तो अभ्रक पाई जाती है। याद रहेगा, कोडरमा पठार में क्या पाई जाती है? माइका पाया जाता है। माइका मतलब अभ्रक पाई जाती है। क्या मिलता है कोडरमा पठार में? क्या कहना है? माइका, यानी कि अभ्रक पाई जाती है। और इस अभ्रक का यूज हम लोग जनरली कहां करते हैं? आयरन बनाने में। जो घर में आयरन है ना हम लोग का, उस आयरन को बनाने में उसमें किसका लेयर चढ़ाते हैं? माइका का लेयर चढ़ते हैं। क्यों? माइका अभ्रक का। ये अभ्रक क्या कर सकता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है, ताप को ये सह सकता है। ठीक है, तो किसका यूज करते हैं हम लोग? माइका का यूज करते हैं। और झारखंड में किस पठार में माइका मिलेगा? कोडरमा का पठार। इस माइका यानी अभ्रक की बात किया जाए तो अभ्रक तो एक वस्तु हुआ ना। वस्तु कहने का मतलब एक और वो नहीं हुआ, मिनरल हुआ। कोई भी मिनरल क्या प्योर फॉर्म में मिलता है? नहीं मिलता है। उसका अयस्क मिलता है। उस अयस्क को क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या मिलेगा? माइका बनेगा। तो अभ्रक जो मिलता है ये किसके मिलता है? तो कहेंगे मॉस्कोवाइट से मिलता है। किससे मिलता है? मॉस्कोवाइट। यानी कोडरमा पठार में अभ्रक का जो ओर मिलता है, जो अयस्क मिलता है, उसका नाम क्या है? मॉस्कोवाइट। जैसे लोहा का क्या होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब किसका अयस्क है? लोहा का है। एल्यूमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट। तो हर चीज का अपना क्या होगा? अयस्क होता है। प्योर फॉर्म में थोड़े मिलेगा कि मिट्टी को नीचे किए और लोहा मिल गया, ऐसा तो नहीं होता है। उसको साफ करना पड़ता है, तब जाके क्या निकलेगा? उससे लोहा निकाला जाता है। तो वैसे ही कोडरमा पठार से क्या मिलेगा? मॉस्कोवाइट। और मॉस्कोवाइट से क्या निकालेंगे हम लोग? अभ्रक निकालेंगे। ठीक है, और ये मॉस्कोवाइट बहुत ही अच्छा क्वालिटी का अभ्रक है। और इस अभ्रक का जो कलर होता है सफेद होता है। कलर कैसा होता है? वाइट, सफेद। और इस सफेद मॉस्कोवाइट या सफेद अभ्रक को एक नाम दिया गया है रूबी माइका। रूबी अभ्रक। क्या क्या टर्म समझाएं? कि कोडरमा पठार में क्या मिला? अभ्रक मिला। और इस अभ्रक में जो ओर है, उस अभ्रक के ओर का नाम क्या है? मॉस्कोवाइट, है ना। और मॉस्कोवाइट जो मिलता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, सफेद है। और इस सफेद मॉस्कोवाइट को हम लोग क्या नाम दिए हैं? रूबी अभ्रक। तो एग्जाम में कभी पूछ ले कि कोडरमा पठार में किस प्रकार का अभ्रक पाया जाता है? रूबी अभ्रक पाया जाता है। कैसा अभ्रक? रूबी अभ्रक। कलर कैसा? सफेद। आगे बढ़े। अब सबसे ज्यादा मेनली कहां मिलता है? कोडरमा में मिलता है। इसीलिए कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कही जाती है। क्या कही जाती है? अभ्रक राजधानी। लिख लेना है। अभ्रक प्राप्त होने के कारण कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी, भारत का माइका कैपिटल, अभ्रक राजधानी कहा जाता है। कोडरमा को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का माइका कैपिटल कहते हैं, अभ्रक राजधानी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये माइका कैपिटल या ये अभ्रक का जो लेयर है कहां से कहां तक, कोडरमा से लेकर गया तक कितने क्षेत्र में फैला हुआ? इसका क्षेत्रफल कितना है? मतलब कोडरमा पठार का टोटल एरिया कितना है? जैसे हम लोग पढ़े थे ना, राजमहल का कितना क्षेत्रफल था? 2000 किलोमीटर स्क्वायर। वैसे ही आपसे पूछेगा ये जो अभ्रक हम लोग लिखे, जो हम लोग लिखे कोडरमा का पठार, इस कोडरमा पठार कोडरमा से लेकर बिहार के गया तक है, तो कितना एरिया में ये फैला हुआ है? कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो याद रखना है कि कोडरमा का पठार
टोटल 4160 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। कितना है फैला हुआ है? 4160 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पूरा कोडरमा का पठार जो है वो कितना एरिया है? 4160 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब तीनों लेना है। ये एरिया तो बहुत ज़्यादा एरिया हो जाएगा ना, मतलब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी तो होगा उसका कुछ ना कुछ। सभी के एक साथ कैलकुलेट किया जाए तो लगभग कितना एरिया निकलेगा? 4160। कहा जाए कि कोडरमा पठार की लंबाई कितनी है, ये लंबा कितना है, तो क्या कहना है? लगभग 150 किलोमीटर। बिहार से, सॉरी, कोडरमा से गया तक की दूरी, कोडरमा से टेढ़ा मेढ़ा होकर कहाँ तक फैला हुआ है? गया तक। और कोडरमा से गया तक लगभग कितना दूर होगा? 150 किलोमीटर। कोडरमा हजारीबाग पार करते हुए पूरा बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे? कोडरमा पठार की लंबाई, लेंथ, लंबाई कितनी है? 150 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर। और इसी पठार की मोटाई कितनी है? आराम से, आराम से लगा, किसी को नहीं ना पैर में। इसी पठार की मोटाई कितनी है? तो मोटाई लिख लीजिए 15 से 20 किलोमीटर। कहीं कहीं पर मोटाई कितनी है? 15 से 20 किलोमीटर। लगातार क्या मिलेगा आपको? माइका ही मिलेगा, माइका का ओर मिलेगा, मॉस्कोबाइट मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? कोडरमा का पठार। क्लियर? तो कोडरमा पठार में क्या क्या याद रखना है? कोडरमा पठार झारखंड के किस किस जिले में पड़ता है? तो कोडरमा हजारीबाग का उत्तर पूर्वी हिस्सा, गिरिडीह का उत्तर पश्चिमी हिस्सा। फिर क्या कहना है? ये पूरा पठार कितने क्षेत्रफल में है? 4160 किलोमीटर स्क्वायर। इस पठार की टोटल लंबाई कितनी है? लगभग 150 किलोमीटर। इस पठार की मोटाई कितनी है? लगभग 15 से 20 किलोमीटर। क्लियर? यहाँ पे क्या मिलता है? माइका मिलता है। माइका का कौन सा फॉर्म मिलता है? और मिलता है मॉस्कोबाइट। उस मॉस्कोबाइट जो सफेद कलर का होगा, हाई क्वालिटी का होगा, उसको क्या नाम दे दिए? रूबी माइका। कौन सा माइका? और फिर इसीलिए हम लोग कोडरमा को क्या कहते हैं? माइका कैपिटल ऑफ झारखंड। ठीक, चलिए, जहां पे सबसे ज्यादा माइका मिलेगा, कोई ना कोई एरिया तो होगा ना, वो तो पूरा कोडरमा में नहीं मिलता है। क्या हर जगह कोडरमा में अभ्रक का खान ही है क्या? ऐसा तो नहीं है। जिस जगह पर ज्यादा से ज्यादा खान है उस जगह का नाम है देबोर घाटी। कौन सा घाटी? देबोर घाटी। याद रखिएगा, कोडरमा में जहां पे आपको माइका खान ज्यादा दिखेगा उसका नाम क्या है? देबोर घाटी। और साथ ही साथ एक इलाका आप लोग सुनते होंगे, झुमरी तिलैया। झुमरी तिलैया भी कहां पे है? कोडरमा में ही है। तिलैया भी कोडरमा में है और झुमरी तिलैया भी कोडरमा में ही है। आप लोग इसमें वगैरह सुनते होंगे, एफएम वगैरह सुनते हैं। और एफएम वगैरह सुनते होंगे या सुनिएगा तो कभी कभी देखिएगा एफएम में कहा जाता है कि इस गाने की फरमाइश की गई है झुमरी तिलैया से। बहुत मतलब प्रचलित है ये वर्ड, ठीक है। तो ये झुमरी तिलैया और देबोर घाटी दोनों ही कहाँ पे है? कोडरमा में है। और ये किसके लिए फेमस है? अभ्रक के लिए, माइका के लिए। लिख लेना है, देबोर घाटी और झुमरी तिलैया। ठीक है। पहले जब हम एफएम सुनते थे हमको लगता है कि ऐसे ही कह दे रहा होगा मजाक के मन में। बाद में पता चला कि ऐसा कोई जगह है, झारखंड में ही है। क्या नाम है? झुमरी तिलैया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, अब कहीं पर अगर अभ्रक मिलेगा, माइका मिलेगा, तो उसके जब सनलाइट गिरेगा, सूर्य का धूप गिरेगा, तो क्या वो चमकेगा नहीं? शाइनिंग करेगा। अब जब हम लोग को मिट्टी में कुछ चमकता हुआ लगेगा तो हम लोग क्या कह देंगे? चमकीली मिट्टी। तो चाहे वो कोडरमा हो, चाहे वो हजारीबाग का उत्तर पूर्वी हिस्सा हो, चाहे वो गिरिडीह का उत्तर पश्चिमी हिस्सा हो, यहाँ पे मिट्टी कैसा मिलेगा?
चमकीली मिट्टी, चमकता हुआ मिलेगा। तो लिख लेना है, इस पठार में, कोडरमा पठार वाले इलाका में मिट्टी कैसा मिला हम लोग को? चमकीली मिट्टी। कैसा मिट्टी? चमकीली मिट्टी। असल में कोई चमकीली मिट्टी होता नहीं है, माइका मिलने के कारण मिट्टी में क्या होती है? एक चमक दिखाई पड़ती है, तो लोगों ने क्या नाम रख दिया? चमकीली मिट्टी। ठीक, इसको कहीं कहीं पर पीली मिट्टी भी कहा जाता है। अब सन में कोई चीज व्हाइट तो नहीं चमकेगा, सनलाइट जो गिर रहा है किसी भी चीज में हल्का सा कैसा दिख रहा है? येलोइश दिख रहा है ना। तो बहुत सारे लोग इस चमकीली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? पीली मिट्टी कहते हैं। तो झारखंड के कोडरमा पठार में या तो चमकीली मिट्टी मिलेगा या फिर क्या कह देना है? पीली मिट्टी मिलेगा। अब ऐसा नहीं करना है कि पहुंच जाना है कोडरमा के सर तो कहते कि पीला कलर का मिट्टी मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है? तो हम क्या कह रहे हैं? पीला कलर का मिट्टी नहीं मिलेगा, सनलाइट जब गिरेगा तो हल्का हल्का क्या होगा? चमकेगा, साइनिंग होगा, और उस साइन को देख के हम लोग क्या नाम दे देंगे? चमकीली या फिर पीली मिट्टी। क्लियर? ये पूरा था हमारा कोडरमा का पठार। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? पाठ क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पाठ क्षेत्र। पाठ क्षेत्र। पाठ एरिया या पाठ रीजन, पाठ क्षेत्र। देखिए, यानी इसका नाम क्या हो गया? कोडरमा पठार, इसका नाम राजमहल। अब ये वाला एरिया की हम बात कर रहे हैं, देखिए ये वाला एरिया दिख रहा है, मेनली लातेहार, लोहरदगा, गुमला। ठीक है, ये जो इलाका है, ये वाला इलाका, इसी का नाम क्या होता है? पाठ क्षेत्र। याद रहेगा? तो हम लोग यहां लिख रहे हैं, हम लोग पाठ क्षेत्र। आ जाइए आप लोग, कहां पे? पाठ क्षेत्र में। तो पाठ क्षेत्र में सबसे पहला कि मेनली इसका कौन कौन सा जिला आएगा? लातेहार, लोहरदगा, गुमला। तो लिख लेना है मेनली कौन कौन सा जिला, तो लिखना है लातेहार, लातेहार, और क्या मिलेगा? लोहरदगा, लातेहार, लोहरदगा, और क्या मिलेगा? गुमला। लातेहार, लोहरदगा और गुमला, मेनली ये तीनों आएगा। लेकिन हल्का सा कौन टच करेगा? पलामू। देखिए, जब ये पूरा इलाका आएगा लातेहार का, तो पलामू का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये भी तो आ जाएगा ना। ये वाला हिस्सा पलामू का आएगा ना, और थोड़ा हिस्सा किसका आएगा? रांची का। पर रांची को हम लोग इसलिए नहीं लिखते हैं, क्यों? क्योंकि रांची से पहले एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बारवे का मैदान। ये हो जाएगा पाठ क्षेत्र, ये होगा रांची पठार, और दोनों के बीच में क्या होगा? बारवे का मैदान। अब लिखाएंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पाठ क्षेत्र। तो पाठ क्षेत्र में मेन कौन सा जिला आया? लातेहार, लोहरदगा, गुमला, और साइड में थोड़ा सा क्या आ जाएगा? पलामू का दक्षिण भाग। कौन सा भाग? निचला भाग, यानी दक्षिणी भाग। तो लिख लेना है कौन सा एरिया आएगा? पलामू का दक्षिणी भाग। इतना ही आएगा ना। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, और थोड़ा सा कौन आ गया? पलामू का दक्षिणी भाग। जो नीचे वाला हिस्सा है पलामू का, केवल उतना ही आ गया। हो गया। अब आते हैं कि सर इसका नाम पाठ क्षेत्र क्यों पड़ा? कुछ तो कारण होगा, या फिर इस वर्ड का मतलब कैसे आया होता है? सर राजमहल ट्रैप का मतलब क्या था? जाल, उबड़ खाबड़। वैसे पाठ का मतलब होता है समतल भूमि, प्लेन सरफेस। पार्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? प्लेन सरफेस, समतल भूमि। लिख लेना है, पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समतल भूमि।
कैसा भूमि? समतल भूमि, प्लेन सरफेस। अगर कोई एरिया एकदम सपाट हो, सपाट ही बोलते हैं ना, तो 100 को हटा दो, क्या हो गया? पाट। तो सपाट मतलब क्या हो गया? पाट। याद रहेगा, सपाट किसको बोलते हैं हम लोग? प्लेन को बोलते हैं। तो पाट का मतलब क्या होता है? समतल भूमि, सपाट होता है। क्लियर? चलो, सपाट भले ये है, लेकिन ये झारखंड का सबसे ऊंचा एरिया है। सर ये कैसे? पहली बात आप क्या कह रहे हैं कि सपाट है, फिर क्या कहना चाहते हैं? ऊंचा भी है। अगर इस टेबल को हम ऊंचाई पे ले जाकर रख देंगे तो क्या वो सपाट नहीं रहेगा? रहेगा ना। ऐसा कोई बात नहीं कि ऊंचा है मतलब उबड़ खाबड़ होगा। अगर मान लेते इस टेबल को, इस बोर्ड को ही ऊंचाई में जाकर रख दे ऐसे करके, तो क्या वो उबड़ खाबड़ हो जाएगा? वो सपाट ही होगा। क्या लिखना है कि ये पाट क्षेत्र झारखंड का क्या है? सबसे ऊंचा भूभाग है। लिखिए, ऊंचा पिक नहीं है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन? पारसनाथ। वो तो गिरिडीह में है, वो चोटी है ना, एक ही जगह है। लेकिन ये पूरा इलाका क्या है? उठा हुआ है। पूरा रीजन ही क्या है? ऊपर उठा हुआ है, हाइट पे है। तो लिखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, हाईएस्ट लैंडफॉर्म ऑफ झारखंड। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। झारखंड का ऊंचा भूभाग मतलब पूरा एरिया क्या है? ऊपर उठा हुआ है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा एरिया? पाट क्षेत्र। सर ऊंचा है तो कितना ऊंचा? यानी एवरेज हाइट। अगर ये ऊंचा है ही है तो कितना ऊंचा? इसका एवरेज हाइट कितना है? तो क्या कहना है एवरेज हाइट? 900 मीटर, 900 मीटर। कहीं कहीं पर ऑप्शन आएगा 900 से लेकर 1100 मीटर, पर कितना कहना है अभी? 900 मीटर। याद रहेगा, पाट क्षेत्र जो झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। ठीक है, और मीटर को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बताए थे? 3.33 से गुना कर लेना है। जब भी मीटर को फीट में कन्वर्ट करना है तो किससे गुना कर लेना है? 3.33 से। गुना करने के बाद जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? फीट कहलाएगा। किसमें आ जाएगा? फीट में आ जाएगा। तो झारखंड का सबसे ऊंचा भाग, एवरेज हाइट 900 मीटर, और साथ में क्या है? समतल है। इसका आकार कैसा है? जैसे राजमहल ट्रैप क्या था? उबड़ खाबड़ था। तो पूछेगा पाट क्षेत्र का आकार कैसा है? तो कहना है त्रिभुजाकार। कैसा? ट्रायंगुलर शेप का है। अब तो और गड़बड़ लग रहा है, ट्रायंगुलर शेप का है, फिर आप क्या बोल रहे हैं? सबसे ऊंचा भी है, फिर क्या बोल रहे हैं? समतल भी है। कैसे होगा? देखो कर देते हैं। क्या ये त्रिभुज नहीं है? ट्रायंगुलर हम कहने का मतलब जरूरी थोड़ी कि ऐसा ही हो। ये भी तो ट्रायंगल है ना, ये भी तो त्रिभुज है ना। ऊपर वाला क्या दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है, ऊंचाई भी दिख रहा है। तो पाट क्षेत्र का जो अंदर में आकार है कुछ इस तरह का आकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। लेकिन कैसा त्रिभुज? सीधा कि उल्टा? उल्टा त्रिभुज। लिख लेना है कि पाट क्षेत्र का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर है। लेकिन ये सा ट्रायंगल बना लेना है, उल्टा वाला ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, उल्टा वाला मतलब इस ट्रायंगल का शीर्ष किधर है? दक्षिण की ओर। ऐसा ट्रायंगल, इसका शीर्ष किधर है? दक्षिण की ओर। लिख लेना है, शीर्ष दक्षिण में है, साउथ में है। शीर्ष कहां है इसका? दक्षिण में है, साउथ में है। तो पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार तो है, पर कैसा है? इसका शीर्ष दक्षिण में है, साउथ में है। आगे बढ़ा जाए, चलो। अब ज्योग्राफी में जब भी कभी ऐसा आकार बने, इस तरह का आकार बने, इसे कहा जाता है मेसा आकृति। क्या कह रहे हैं? ज्योग्राफी में जब भी उल्टा ट्रायंगुलर शेप का कोई आकार बने,
इस तरह के शेप का कोई आकार बने, इस आकृति को क्या नाम दिया जाता है? मेसा आकृति। मेसा आकृति से हम लोग भी तो बोलचाल के भाषा में कहते हैं ना, कोई देखिएगा रैंडमली फरमान जारी करता है तो हम लोग कहते हैं तुगलकी फरमान जारी कर दिया। बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि जब जिसको मन हुआ कुछ भी बोल दिया, तुगलकी फरमान जारी कर दिया। या हम लोग कंपेयर भी करते हैं कि उसके जैसा कर रहा है। तो वैसे ही अगर इस तरह के फिगर होगा, इस तरह का ट्रायंगुलर शेप होगा तो क्या कहलाएगा? मेसा आकृति। याद रहेगा। और सर भारत में ये मेसा आकृति और कहाँ पे है? एक तो झारखंड में है। इस तरह की आकृति है कहाँ पर? दक्कन के पठार में। दक्कन पठार मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो इलाका है मध्य प्रदेश, उसको क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार। ठीक है। तो इस तरह का मेसा आकृति कहाँ पर है? दक्कन पठार में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दक्कन पठार के मेसा आकृति के जैसा झारखंड का कौन सा भाग है? तो क्या आंसर दीजिएगा? पाट क्षेत्र। दक्कन पठार के मेसा आकृति के जैसा झारखंड का कौन सा भाग होगा? पाट क्षेत्र होगा। कि ये कौन सा आकार है? मेसा आकार है। उल्टा ट्रायंगल, ट्रायंगल का शीर्ष किधर? दक्षिण की ओर। ठीक। अब क्या पूछेगा कि अब ये बताइए कि इस पाट क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ? ज्वालामुखी से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी से। और याद कीजिए हम आपको बताए थे कि ज्वालामुखी नेचर के आधार पे दो जैसा होता है, एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय। अम्लीय वाला क्या होता है? गाढ़ा होता है, तो क्या करेगा? उबड़ खाबड़ बनेगा। और क्षारीय वाला क्या होता है? पतला होता है, पानी जैसा होगा, तो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी पाट क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ है? क्षारीय ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ है। लिख लेना है, किसके विस्फोट से? क्षारीय ज्वालामुखी, बेसिक वॉल्केनो, इरप्शन ऑफ बेसिक वॉल्केनो, क्षारीय ज्वालामुखी। जब बेसिक वॉल्केनो इरप्ट किया होगा तब जाके हमारे किसका निर्माण हुआ होगा? पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ होगा। ठीक है। क्षारीय ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, ज्वालामुखी से अगर कहीं पर निर्माण होगा तो वहां पे कौन सा मिट्टी मिलना चाहिए? काली मिट्टी मिलना चाहिए। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी। हाँ, रेगूर मिट्टी। लेकिन यहाँ पे काली मिट्टी तो नहीं पाई जाती है। यहाँ मिट्टी कौन सा मिलता है? लेटेराइट। तो ऐसा क्यों होता है आगे हम समझाएंगे। अभी लिख लीजिए कौन सा मिट्टी यहाँ पे मिलेगा? लेटेराइट। अभी समझ में आएगा आगे कि ऐसा क्यों होता है। कौन सा मिट्टी मिलता है यहाँ पर? लेटेराइट मिट्टी, मतलब पथरीली मिट्टी, कंकड़ पत्थर वाला। और जहां पर भी लेटेराइट मिट्टी मिलेगा, यहाँ धान का खेती अच्छा नहीं होगा, यहाँ मोटे अनाज का खेती होगा। मड़वा हो गया, बाजरा हो गया, यही सब का खेती होगा। किसका खेती होगा? मोटे अनाज। मोटे अनाज मतलब चावल को मोटा नहीं बना देना है कि मोटा वाला चावल, वो नहीं कह रहे हैं। मोटे अनाज मतलब बाजरा हो गया, मड़वा हो गया, है ना, ज्वार हो गया, इस तरह के अनाज का क्या होगा? खेती होगा। कहाँ पर? लेटेराइट मिट्टी में। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पे है? पाट क्षेत्र में। यानी पाट क्षेत्र में कैसा खेती होगा? मोटे अनाज का खेती होगा। ठीक। अब देखते हैं, जब पाट क्षेत्र की ऊंचाई सबसे ज्यादा है और जब ऊंचाई कहीं पर ज्यादा होगा तो जब मॉनसून आएगा, हवा आएगा, तो टकरा के बारिश भी तो ज्यादा होगा। जब मान लेते हैं झारखंड में मॉनसून आएगा, बंगाल की खाड़ी से मॉनसून आया, अरब सागर से मॉनसून आया, अभी मॉनसून का समय हो ही रहा है, जून महीना से मॉनसून आना क्या होगा? चालू हो जाएगा। 1 जून में इंडिया में आ जाएगा, 10-15 जून तक झारखंड में आ जाएगा। तो जब मॉनसून यहाँ पे आएगा तो जो ज़्यादा ऊंचाई है, बादल वहीं टकराएगा, और टकराएगा तो क्या होगा? ज़्यादा बारिश होगा। यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होता है? पाट क्षेत्र में होता है। लिख लेना है कि ऊंचाई अधिक होने के कारण
झारखंड में सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहां पे होगी? पाट क्षेत्र में। बता रहे हैं सर लगभग कितना होगा? 200 से प्लस 200 से 250 सेंटीमीटर, कभी कभी तो 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा हो जाता है। 200 से 250 सेंटीमीटर और कभी कभी 250 सेंटीमीटर से भी अधिक हो जाती है। क्या? एवरेज रेनफॉल, वार्षिक वर्षा। पाट क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी हो जाती है? 200 से 250 सेंटीमीटर या फिर उससे भी अधिक हो जाती है। और ये जो वर्षा सबसे ज्यादा होती है पूरे पाट क्षेत्र तो हो गया, उसमें भी कहां सबसे ज्यादा? तो नेतरहाट। कहां पे होता है? नेतरहाट। लिख लेना है। अगर स्थान पूछे, एरिया पूछे तो पाट क्षेत्र, और केवल स्थान पूछ ले किस स्थान पे होती है तो क्या कहना है? नेतरहाट। नेतरहाट, ठीक। और कभी आपसे जिला पूछ ले तो नहीं, जिला में आंसर क्या देना है? हजारीबाग। गड़बड़ हो गया कि सर ये कैसा बात कर रहे हैं? जब सबसे ज्यादा वर्षा पाट क्षेत्र में होते हैं तो या तो लोहरदगा होना चाहिए, गुमला होना चाहिए, लातेहार होना चाहिए। लोहरदगा का साइज कितना छोटा है? छोटा है ना, और हजारीबाग बड़ा साइज का है। तो मान लेते हैं कि इस रूम में हम 200 बेंच लगा के रखे हैं और एक एक बच्चा भी बैठा होगा तो भी कितना बच्चा हो जाएगा? 200 बच्चा। और 10 को बेंच लगा के रखे हैं और 5-5 बैठेगा तो भी कितना होगा? 200 हो जाएगा। अगर 10 बेंच लगाए हैं और 5-5 बैठा रहे हैं तो 85 हुआ ना। तो ज्यादा तो है यहाँ पे, पूरा एकदम पूरा ज्यादा हो रहा है, लेकिन एरिया मेरा क्या है? छोटा हो जा रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जब बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट वहां पे सब क्या है? छोटा है। बड़ा जिला कौन है? हजारीबाग। इसलिए जिला पूछे तो क्या टिक करना है? हजारीबाग, जहां पे क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है। स्थान पूछे तो नेतरहाट और एरिया पूछे तो पाट क्षेत्र। एग्जाम्पल समझ में आया ना? इसीलिए हम लोग का आंसर क्या नहीं हुआ? हजारीबाग ना होके ना तो हमारा गुमला हुआ, ना तो लोहरदगा हुआ, ना ही लातेहार हुआ। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इतना ज्यादा वर्षा होगा और इतना ऊंचाई पे रहेगा तो वहां अपर्दन भी तो ज्यादा होगा, सॉइल एरोजन भी तो ज्यादा होगा। और जब सॉइल एरोजन ज्यादा होगा तो काली मिट्टी पानी से धुल के गिर गया और बचा कौन? कंकड़ वाली मिट्टी। इसीलिए पाट क्षेत्र में कौन सा मिट्टी मिला था? कंसेप्ट क्लियर हुआ? एकदम सही है कि सर कौन सा मिट्टी मिलना चाहिए था? काली मिट्टी। काली मिट्टी। लेकिन इतना पानी हो रहा है, इतना दिन से हो रहा है, इतना साल से हो रहा है, अभी तो भले कम हो रहा है, पहले और भी होता होगा। और इतना ऊंचाई पर है तो क्या होता होगा? इरोजन। आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। यानी यहाँ पे पानी गिरा, इधर चला गया, इधर से पानी इधर गया, तो मृदा अपरदन हो रहा होगा। ऊपर का लेयर का मिट्टी क्या होगा? हटते गया होगा। जब बार बार मिट्टी हटते जा रहा है तो वहां पे कौन सा मिट्टी बचेगा? कंकरीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी। और ये कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? लेटेराइट मिट्टी। इसीलिए पाट क्षेत्र में कौन सा मिट्टी? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ पे क्या समझना है? जैसे एक नेतरहाट है वैसे और भी कई पाट है। जैसे पाट क्षेत्र में एक जगह क्या लिखा है? नेतरहाट। वैसे कुछ और जगह है जो आपका नाम याद रखना है। तो एक तो हो गया नेतरहाट। नंबर 2 में कौन आता है? गणेशपुर। कौन सा पाट आएगा? गणेशपुर। फिर कौन आएगा? जमीरापुर। जैसे नेतरहाट है वैसे ही कौन है? गणेशपुर है, जमीरापुर है, उस एरिया का नाम है जो कि फेमस है। कौन कौन? नेतरहाट, गणेशपुर, जमीरापुर। और एक है जिसका नाम है गुलगुल पाट। क्या नाम है? गुलगुल पाट। कौन सा पाट? गुलगुल पाट। और ये गुलगुल पाट गढ़वा तक फैला हुआ है।
कोई भी माउंटेन है या माउंटेन रेंज है वो एक ही जगह पर खत्म हो जाए जरूरी थोड़े है, एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक फैला हुआ रहता है। तो गुलगुल पाट कहाँ तक फैला हुआ है? गढ़वा तक। याद रखिएगा, ये गुलगुल पाट कहाँ तक फैला हुआ है? गढ़वा तक फैला हुआ है। और गढ़वा में जाकर इस गुलगुल पाट में एक पहाड़ी है। इसी गुलगुल पाट में कहां पर एक पहाड़ी है? गढ़वा में। उस पहाड़ी का नाम है सरवत पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? सरवत पहाड़ी। इसे झारखंड का दूसरी सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। झारखंड की सर्वोच्च चोटी तो आप लोग पढ़े ही हैं, पारसनाथ। पर आजकल एग्जामिनर डेढ़ सियाना बनते जा रहा है, उसको ही पता है कि छांटना है तो सबसे ऊंची चोटी लगभग कोई सही बनाएगा। तो क्या पूछ लिया जाए? दूसरी, सेकंड हाईएस्ट पीक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो क्या कहना है? सरवत पहाड़ी। कहां पे है? गढ़वा में है। और ये किसका हिस्सा है? गुलगुल पाट का ही हिस्सा है। क्या लिख लेना है कि सरवत पहाड़ी क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सेकंड हाईएस्ट पीक। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन कहलाएगा? हाँ, ऊंचाई के बारे में ना अभी तक एक्चुअल डेटा हमको नहीं मिला है, अलग अलग मिला है, तो वेरिएशन याद करके फायदा नहीं है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक क्या कहेंगे हम लोग? सरवत पहाड़ी। और कहां पे है? पाट क्षेत्र का भाग तो है, लेकिन है कहां पे? गढ़वा में। गढ़वा में। अब ये पूरा का पूरा जो पाट क्षेत्र है ये फेमस किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। पाट क्षेत्र आप कभी जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको? केवल बॉक्साइट देखने को मिलेगा। तो लिख लेना है कि पाट क्षेत्र किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। पाट क्षेत्र किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट। सर बॉक्साइट होता क्या है? कुछ तो होता होगा। तो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है? बॉक्साइट का। इस फॉर्मूला से क्या पता चल रहा है कि बॉक्साइट में क्या है? एल्यूमिनियम है। यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। जैसे मॉस्कोवाइट किसका अयस्क था? माइका का था। लिख लेना है बॉक्साइट क्या है? ओर है, अयस्क है, एल्यूमिनियम का ओर है। और ये कहां पे मिलता है? पाट क्षेत्र में पाया जाता है। पाट क्षेत्र में याद रखना है कुछ फेमस बॉक्साइट का माइंस है, मतलब बॉक्साइट का कुछ खदान है। किसका खदान है? बॉक्साइट का। सबसे फेमस जिसका नाम है बगड़ू पहाड़। कोई आप में से है इस क्षेत्र से? पाट क्षेत्र से? हाँ, तो आपको शायद आइडिया हो बगड़ू पहाड़ के बारे में, है क्या वहां पे? हाँ, तो बगड़ू पहाड़ किसके लिए बहुत फेमस है? बॉक्साइट के लिए। याद रहेगा। और कौन कौन है? एक लिखिए, ओरखा, ओखरा या फिर ओरखा। ओरखा या फिर ओखरा माइंस। ओखरा खान या ओरखा खान, ये भी किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए है। और कौन है? निंदी। निंदी नाम से माइंस पूछ लेगा। जलीम, जालिम नहीं, लिखते समय तो जालिम ही लिखना पड़ेगा, पर क्या कहना है? जलीम। हाँ, जलीम। जलीम की खान, निंदी की खान, ओरखा खान, ओस्कार खान, ओस्कार माइंस मतलब खान, बगड़ू पहाड़, ये सब जगह किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। क्या मिलेगा इस क्षेत्र से हमको? बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, बॉक्साइट मिलेगा। तो झारखंड में बॉक्साइट के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है?
बगलू पहाड़, ओरखा, औस्कान, निंदी, जलीम, ये सब माइंस है जो बहुत ही फेमस है। अब आगे देखो, पाट क्षेत्र झारखंड का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ठंडे के दिनों में भी वर्षा होती है। अगर आप लातेहार में चल जाइए, नेतरहाट में चले जाइए, तो ठंडे के दिन में हल्का हल्का क्या होगा, बारिश होगा। लोग इसलिए तो घूमने चल जाते हैं, बर्फ वाला मजा। मान लो केदारनाथ नहीं जा पा रहा है, उत्तराखंड हिमालय वगैरह नहीं जा पा रहा है, तो कहाँ घूम के आ रहा है, लातेहार घूम के आओ। और लातेहार को हम लोग क्या कहते हैं, पहाड़ों की मल्लिका कहते हैं, पहाड़ों की रानी कहते हैं। कारण क्या है कि ठंडे के दिन में भी क्या होगा, हल्की हल्की बारिश होगी। और जब ठंडे के दिन में बारिश होगा, उसको आप क्या बोल सकते हैं, बर्फबारी बोल सकते हैं। प्योरली स्नोफॉल तो नहीं होता है, बारिश ही होती है, पर देख के बहुत अच्छा लगता है। तो क्या लिखना है कि झारखंड का एकमात्र वो एरिया है जहां क्या होता है, ठंडे के दिनों में वर्षा होती है। ठंडे के दिनों में क्या होती है, वर्षा होती है। अब पूछेगा कि पाट क्षेत्र में या नेतरहाट में जो ठंडे के दिन में वर्षा होती है वो किस कारण से होती है। जैसे अभी के समय में जो वर्षा चालू होगा मॉनसून के कारण, तो पाट क्षेत्र में जो ठंडे के दिन में वर्षा होगा वो किस कारण से होगा। ठंडा के दिन में तो मॉनसून नहीं आता है, नहीं, वो किस कारण से होता है। तो एक वर्ल्ड मैप आपको दिखाते हैं, देखिए वर्ल्ड मैप में हम लोग आते हैं, यहां से क्लियर होगा। क्लियर अगर हो जाएगा तो ठीक है। इससे पता ही नहीं चलेगा क्या, तो क्लियर होना चाहिए। देखो अगर ये क्लियर हो जाता है तो, हाँ ये हो रहा है। ये है हमारा इंडिया, दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे कौन होगा, जोहार झारखंड अपना यहीं पे होगा ना, झारखंड होगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, मेडिटेरियन सी, इसको कहा जाता है भूमध्य सागर। कौन सा सी, मेडिटेरियन सी, जो यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने का काम करता है या अलग करने का काम करता है। कौन है यहाँ पर, भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर में कुछ गड़बड़ियां हो जाती है, डिस्टरबेंस हो जाता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है। और जिस कारण से भारत के पंजाब, हरियाणा और झारखंड का पाट क्षेत्र, जहां पे क्या होती है, वर्षा होती है। आपके घर में जो एसी आप चला रहे हैं, उस एसी के कारण न्यूयॉर्क में गर्मी बढ़ रहा होगा। सुन के बड़ी अजीब बात लगता था, स्टार्टिंग में तो और अजीब लगता था कि मेरे घर का एसी पूरे इंडिया का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। बाद में क्या देखा गया कि एसी से गैस निकलता है, कौन सा गैस, सीएफसी। अभी तो फ्रेऑन यूज करते हैं, पहले सीएफसी का यूज होता था। और वो जाके क्या कर रहा था, ओजोन लेयर को खराब कर रहा था। और ओजोन लेयर जब डिप्लेशन हो रहा था, क्षरण हो रहा था, यूवी रे आ रहा था। तो वैसे ही हम क्या कह रहे हैं, कितना दूर में है, बहुत दूर में है, लेकिन इस भूमध्य सागर में विक्षोभ होने के कारण, डिस्टरबेंस होने के कारण भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड का कौन सा एरिया, पाट क्षेत्र में ठंडे के दिनों में क्या होती है, वर्षा होती है। याद रहेगा। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, हम लोग को लिखना है, लिखिए कि भूमध्य सागर
इंग्लिश में क्या नाम दिया इसका हम लोग? मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर में विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण, भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस, विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण, विक्षोभ उत्पन्न होने के कारण भारत के पंजाब, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली के साथ साथ, दिल्ली के साथ साथ, पंजाब, दिल्ली के साथ साथ झारखंड के पाट क्षेत्र में, झारखंड के पाट क्षेत्र में क्या होती है? वर्षा होती है। झारखंड के पाट क्षेत्र में ठंडे के दिनों में वर्षा होती है। गर्मी वाला तो मॉनसून में होती है, मॉनसून के कारण। झारखंड के पाट क्षेत्र में किसमें वर्षा होती है? ठंडे के दिनों में वर्षा होती है। ठंडे के दिनों में वर्षा होती है। ये सारा जानकारी किस बारे में रखना है? पाट क्षेत्र के बारे में। अब हम क्या बता रहे थे? एक मैदान है जिसका नाम क्या है? बारहवें का मैदान। कौन सा मैदान? बारहवें का मैदान। तो बारहवें का मैदान समझेंगे हम लोग, पर रांची पठार के साथ ही समझेंगे। अगर हम लोग झारखंड की एक रफ मैप की बात करें, देखिएगा, ये वाला इलाका को हम लोग क्या नाम दे दिए? पाट क्षेत्र। और इधर वाला जो इलाका बनाना है, ये वाला यहाँ पे ऐसे, इसका नाम क्या देना है? रांची पठार। क्या नाम देना है? रांची पठार। और इन दोनों के जो बीच का इलाका है, इन दोनों के जो इस बीच में इलाका है, इसका नाम क्या देना है? बारहवें का मैदान या बारहवें की घाटी। तो थोड़ा सा रांची पठार पढ़ लेते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा ये। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए रांची पठार। रांची पठार, हाँ, बारहवें मैदान छोड़ दीजिए वहीं पे जगह थोड़ा सा, और लिखिए रांची पठार। रांची पठार पढ़ने के बाद क्या पढ़ लेंगे? बारहवें मैदान पढ़ लेंगे। कि दो साइड को पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। रांची पठार। सबसे पहला पॉइंट देखिए, रांची पठार का आकार कैसा दिख रहा है आपको? चतुर्भुज नहीं बन रहा है, पर चोकर तो बोल सकते हैं ना। गांव घर में जब मतलब एग्जैक्टली चार साइड ना हो तो क्या बोलते हैं? चौकर तो बोलते ही हैं। तो रांची पठार का आकार कैसा होता है? चौकर होता है। पूरा चतुर्भुज नहीं बोल सकते हैं, पर क्या बोल सकते हैं? चौकर बोल सकते हैं। कैसा आकार होगा? चौकर। ठीक है, चौकर। रांची पठार में मेनली कौन कौन जिला आएगा? रांची और इधर कौन है? खूंटी आ रहा है ना। तो रांची पठार का मेन जो क्षेत्र है, क्षेत्र में कौन आएगा? एक आ जाएगा रांची, और दूसरा कौन आएगा? खूंटी। एक रांची आ गया और दूसरा क्या आ गया? खूंटी आ गया। ये बड़ा नहीं होगा? दिख रहा है ना आप लोग को? एक नहीं दिख रहा है? हाँ, तब सही है। एक कौन आ गया? रांची, और दूसरा कौन सा जिला आ गया? खूंटी। इस पूरे रांची पठार में याद रखना है, देखिएगा अलग से हम बना रहे इधर, ये जो पूरा रांची पठार इस तरह का है। रांची पठार का ऊपर में इस जगह पर दामोदर वैली है, दामोदर नदी घाटी है। तो कोई भी नदी एकदम सीधी तो नहीं बहती है, टेढ़ी मेढ़ी बहती होगी। यानी पठार भी कैसा होगा? कहीं पर कट गया होगा, कहीं पर नहीं कटा होगा, उबड़ खाबड़ होगा। इस साइड में स्वर्णरेखा वगैरह नदी जाती है, तो इस इलाका में क्या है? उबड़ खाबड़ है।
तो रांची पठार का उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग हल्का सा क्या है, उबड़ खाबड़ है, इसीलिए उत्तर भाग को कहा जाता है उत्तरी एस्कार्पमेंट। रांची पठार के उत्तर वाले हिस्सा को क्या नाम देते हैं, उत्तरी एस्कार्पमेंट। उत्तरी एस्कार्पमेंट, एस्कार्पमेंट कहने का मतलब हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा। क्यों टेढ़ा मेढ़ा होगा, नदी जा रही है तो कोई नदी क्या एकदम सीधा जाएगा, बहते बहते हल्का घुस गया, फिर बाहर निकला, फिर कहीं अंदर चला गया, इस तरह से कटते हुए आगे गया है। तो रांची पठार का ऊपर वाला क्या है, उत्तरी एस्कार्पमेंट, और नीचे वाले हिस्सा का नाम दक्षिणी एस्कार्पमेंट। यानी ये वाले का नाम उत्तरी एस्कार्पमेंट और ये वाले का नाम दक्षिणी एस्कार्पमेंट। दक्षिणी एस्कार्पमेंट, एक क्या हो गया, उत्तरी एस्कार्पमेंट, दूसरा क्या हो गया, दक्षिणी एस्कार्पमेंट। ये दो प्लेस हो गया, हुआ ना, एक तरफ उत्तरी एस्कार्पमेंट, एक तरफ दक्षिणी एस्कार्पमेंट। और क्या होगा, ये जो मिडिल वाला भाग है, एकदम मिडिल वाला, इसे कहा जाता है मध्यवर्ती भाग। इसका नाम क्या है, मध्यवर्ती भाग। तो रांची पठार के मध्य भाग को क्या कहते हैं, मध्यवर्ती भाग। रांची पठार के बीच वाले हिस्सा को क्या कहेंगे, मध्यवर्ती भाग। और इस बीच वाले हिस्सा में दो तरह का आपको इलाका मिलेगा, एक मिलेगा टाढ़ और एक मिलेगा दोन। एक क्या मिलेगा, टाढ़। टाढ़ मतलब क्या होता है, आप लोग भली भांति समझते होंगे, जहाँ पे धान का खेती नहीं होता है, पथरीली मिट्टी होती है, हल्का सा ऊंचाई में जो रहता है उसको टाढ़ जमीन बोलते हैं। और जहाँ धान का खेती करते हैं जो नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं, दोन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो एक क्या हो गया टाढ़, एक क्या हो गया दोन, ठीक है। तो झारखंड में टाढ़ कितना है, तो झारखंड में टाढ़ है, सॉरी झारखंड कह रहे हैं, रांची पठार में टाढ़ लगभग कितना है, 40%। पूरे रांची पठार के 40% क्या है, टाढ़ है, और 60% क्या है, दोन है। अभी इसी को पहले लिखना है, अगर उल्टा लिखेंगे तो 60-40 हो जाएगा ना, फिर नाई चल तो बोलना होगा। तो क्या लिखना होगा, टाढ़ और दोन लिखना होगा। तो 40% क्या टाढ़ और 60% दोन। कहाँ पे है, रांची पठार में है। टाढ़ मतलब ऊंचा भूमि और दोन मतलब नीचा भूमि। दोन में किसका खेती, धान का खेती। हमेशा याद रखिएगा, मोटे अनाज वही ज्वार बाजरा मक्का रागी, दाल, दलहनी फसल। दलहन वाला जो फसल होता है उसका खेती कहाँ होता है, टाढ़ में होता है। हल्का सा भी कोई खेती बाड़ी अगर करते होंगे, आइडिया होगा तो एकदम अच्छा से पता होगा कि टाढ़ में कभी भी धान नहीं लगाया जाता है, धान होगा ही नहीं। उसमें मोटे अनाज लगा, रागी लगा दो, लहर लगा दो, हाँ अरहर लगा दो, वो भयानक होगा, बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए सर, ये बात जान लिए, इस साइड को जान लिए, ये तो मध्यवर्ती भाग। इधर अभी आप पढ़ाने वाले 12वें का मैदान, इधर वाले का नाम मतलब जो पश्चिम बंगाल की ओर है। आज जो ये वाला इलाका पश्चिम बंगाल की ओर है, झारखंड में एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। पढ़ाएंगे आप लोग को। जैसे आज के समय में झारखंड का एक पहचान धोनी के नाम से भी है, लोग धोनी को भगवान की तरह पूछते हैं। आप कहीं बाहर जाके बोलिए कि रांची से आए हैं, तो उसको झारखंड नहीं पता, रांची नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हाँ रांची किसका शहर है, धोनी का शहर है। वो सीधा बोलेगा धोनी के शहर से आए हैं। कहीं भी साउथ में चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, रांची बोलने से इच्छा क्या पूछेगा, धोनी का शहर, उसका घर कितना दूर है, यही सवाल आपसे आएगा। कहीं बोल के आप देख लीजिए, यही आएगा, धोनी का घर कितना दूर है, देखते हो तुम लोग धोनी को। तो उसी तरह से 1928 1950 के समय एक व्यक्ति वैसे ही थे, क्या नाम था, जयपाल सिंह मुंडा। और जयपाल सिंह मुंडा झारखंड को अलग करने का, बिहार को अलग करने के लिए बहुत मतलब संघर्ष किया था। और उनके पार्टी का नाम था पहली बार झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, झारखंड पार्टी। और चुनाव चिन्ह क्या रखा था, मुर्गा छाप। कौन सा चिन्ह था, मुर्गा छाप। जैसे कमल चिन्ह है, तीर धनुष है ना, उनका क्या था, मुर्गा छाप। और बहुत ही पढ़े लिखे थे,
लंदन से पढ़ के आए थे। तो उनका कहना था कि जो झारखंड बनेगा तो जो आज का पश्चिम बंगाल में क्या है, पुरुलिया है, आसनसोल है, इन सबको किस में मिलाया जाए, झारखंड में ही मिलाया जाए। छत्तीसगढ़ का सुरगुज्जा है, सबको मिला के क्या बनाया जाएगा, बड़ा सा झारखंड बनाया जाएगा, बृहद झारखंड बनाया जाएगा। तो जब हम लोग झारखंड आंदोलन पढ़ेंगे तो इस बारे में जानेंगे। खैर, तो जो पश्चिम बंगाल की ओर इलाका है उसका एक नाम है, रांची पठार के साथ पश्चिम बंगाल की ओर जो इलाका है इसका नाम है मोरवान। क्या नाम है, मोरवान। किसी को इसको मोर पंख जैसा दिखा होगा, नाम क्या रख दिया, मोरवान। तो क्या क्या बात की हम लोग, रांची पठार का उत्तर वाले का नाम उत्तरी स्कार्पमेंट, दक्षिण वाले का नाम, बीच वाले हिस्सा का नाम, और जो पश्चिम बंगाल की ओर है, पूरब की ओर है, उसका नाम क्या है, मोरवान। याद रहेगा, क्या नाम है उसका, मोरवान। कि रांची पठार जो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, पूर्व की ओर जो हिस्सा है, इसका क्या नाम है, मोरवान। और जहां से ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं, लाइन कहने का मतलब वो रेखा, देखिए वैसी रेखा जो रांची पठार और पश्चिम बंगाल को अलग कर रहा है, उस लाइन का नाम है कंटूर रेखा। अपने मैप में, एक्चुअली अर्थ में नहीं है, मैप में जहां से मैप होगा ना, मैप, तो मैप में अलग अलग बनाए होंगे, मैप में जहां से रांची पठार और पश्चिम बंगाल को क्या कर देते हैं हम लोग, अलग कर देते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन का नाम क्या देते हैं, कंटूर रेखा। कौन सा रेखा, कंटूर रेखा। कौन सा रेखा, कंटूर रेखा। लिख लिए क्या, हाँ लिखिए लिखिए, वैसी रेखा, एकदम सही, वैसी रेखा जो रांची पठार और पश्चिम बंगाल को, जो रांची पठार और पश्चिम बंगाल को एक दूसरे से अलग करती है, जो रांची पठार और पश्चिम बंगाल को एक दूसरे से अलग करती है, उसे कंटूर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंटूर रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है, कंटूर रेखा कहा जाता है। ठीक है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े, पाठ क्षेत्र का कितना था, सॉरी पाठ क्षेत्र का ऊंचाई लिखाए थे ना, 900 मीटर, राजमहल ट्रैप का 150 से 300 मीटर, चाईबासा के पठार का सबसे नीचा 150 मीटर के आसपास। तो वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि रांची पठार का ऊंचाई कितना है, एवरेज हाइट कितना है, 600 मीटर। क्या लिखना है, एवरेज हाइट, रांची पठार की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितना लिखना है, 600 मीटर, 600 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 600 मीटर। पूरे झारखंड में सबसे अच्छा क्लाइमेट, सबसे अच्छा मौसम, वेदर बोलिए या फिर क्लाइमेट कहिए, दोनों का मतलब बहुत अलग होता है। लेकिन चाहे एग्जाम में मौसम दे दे, चाहे एग्जाम में क्या दे दे, जलवायु दे दे, क्लाइमेट दे या फिर वेदर दे, दोनों एक ही चीज नहीं होता है, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। पर दोनों ही सबसे अच्छा कहाँ पे है, रांची पठार में। अभी रांची में जितना गर्मी है, आप एक बार जमशेदपुर जाके देखिए, एहसास होगा कि हाँ गर्मी क्या होती है। इससे कई ज़्यादा आपको गर्मी देखने को मिलेगा। इधर से आप चल जाइए हजारीबाग तरफ, हजारीबाग साइड में भी आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, गर्मी मिलेगी। कहा जाता है अभी तो फिर भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण यहाँ की जलवायु क्या हो रही है, चेंज हो रही है, गर्मी ज़्यादा गिर रहा है। पहले जो रहते होंगे उनमें से किसी को पूछिएगा, वो कहेगा कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, मौसम अच्छा रहता था। अभी भी सुबह शाम रात को सोते होंगे तो कंबल वगैरह कुछ लेके ही सोते हैं कि रात को तो पंखा चल रहा है ठीक है, लेकिन सुबह के समय में ठंडा लगने लगता है, लगता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, एग्जाम में पूछेगा कि झारखंड के किस पठार की जलवायु सबसे अच्छी है, तो कौन सा पठार, रांची पठार। इसका जलवायु को क्या कहा जाता है, सुखद प्रकार।
रांची पठार की जलवायु को क्या कहा जाता है? सुखद प्रकार की जलवायु। सुखद प्रकार की जलवायु। तो रांची पठार की जलवायु कैसी है? सुखद प्रकार की जलवायु है। आगे, अब इस रांची पठार में ही जनसंख्या जो है, मतलब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? रांची पठार में। हम लोग सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कहाँ आ गए हैं? रांची आ गए हैं। तो जनसंख्या यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला पठार कहा जाए या सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पठार कहा जाए तो क्या आंसर देना है? रांची पठार। तो लिख लेना है, रांची पठार झारखंड का, रांची पठार झारखंड का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला क्या है? प्लेट्यू है, पठार है। रांची पठार झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है? पठार है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है? ये पठार है। लिखिएगा, दीपावली, होली, छठ, और कभी कोई रांची में रहा होगा, ऐसे तो रहते कम ही लोग हैं, कौन रहेगा? सब अपना अपना घर जाता है। अगर कभी ऐसा कभी रह गए तो आपको लगेगा कि ऑटो वाला लोग कहीं ऐसे घूम रहा है, खाली खाली, मतलब पूरा रोड खाली दिखेगा। अभी जितना जाम मिलता है ना, उतना ही खाली दिखेगा। होली दीपावली रही है, फिर स्टूडेंट अगर गया तो यहाँ जितना सारा मार्केट है सब ठप। ना समोसा दुकान में समोसा बनेगा तो खाएगा कौन? समोसा सबसे ज़्यादा कौन खाता है? स्टूडेंट खाता है कि 10 रुपया में काम बन जाता है। अब तो शायद 10 रुपया में नहीं मिलता है, 15 रुपया हो गया है ना, 2 पीस 15 रुपया, महंगा हो गया। खैर, तो रांची पठार की बात समझ में आया? ये किसकी बात की हम लोग? रांची पठार। सबसे अच्छा मौसम किसका? रांची पठार के उत्तर वाले हिस्सा क्या बोलते हैं? उत्तरी स्कार्पमेंट। दक्षिणी वाले को? बीच वाले को? इधर वाले को? मोरबान। अब आते हैं हम लोग किस में? बारहवें का मैदान में। बारहवें का मैदान में ये हो गया पाट क्षेत्र, ये हो गया रांची पठार। अच्छा, रांची पठार का आकार कैसा है? चौकर आकार का है। पाट क्षेत्र 900 मीटर ऊंचा, रांची पठार 600 मीटर ऊंचा, और बीच वाला इलाका धंसा हुआ। अगर रांची से कोई लोहरदगा या गुमला जाते हैं ट्रेन में तो आपको पता चलता है कि ट्रेन एक बार डाउन में गया फिर अप में जाएगा, या बाइक वगैरह से जाइए तो आपको पता चलेगा। तो वो जो घाटी है उसी का नाम क्या है? बारहवें की घाटी। कौन सा घाटी? बारहवें की घाटी। तो क्या याद करना है? पाट क्षेत्र और रांची पठार के मध्य भाग को, पाट क्षेत्र और रांची पठार के, पाट क्षेत्र और रांची पठार के मध्य भाग के घाटी को, मध्य भाग के घाटी को क्या कहते हैं? बारहवें का घाटी कहते हैं। कौन सा घाटी? बारहवें का घाटी। पाट क्षेत्र और रांची पठार के बीच की घाटी को क्या नाम दिए? बारहवें की घाटी। तो इस बारहवें घाटी का आकार कैसा होगा? नाव के जैसा नहीं होगा। जब नाव पानी में रहता है तो बीच में क्या है? घाटी है, और 2 साइड से ऊंचा हुआ है, हल्का हल्का हिलते डुलते रहता है। तो नाव को, नाव कहने का मतलब पानी में कह रहे हैं। अगर मान लीजिए बाहर में रखिएगा तो सेम हाइट का हो जाएगा ना, पर सेम हाइट तो नहीं है, इधर ज्यादा ऊंचा, इधर थोड़ा सा कम ऊंचा। रांची पठार 600 मीटर, पाट क्षेत्र 900 मीटर, और बीच वाली घाटी क्या है? बारहवें की घाटी। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बारहवें मैदान का आकार कैसा होता है, साइज कैसा होता है, थोड़ी दिखने में कैसा है? तो क्या बोलेंगे? नाव के जैसा। और नाव को हिंदी में क्या बोलते हैं? तस्तरी।
यही कहते हैं ना, वो तो बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं नाव, प्रॉपर हिंदी तो हम लोग कहते नहीं है, हम लोग तो आजकल इंग्लिश में आ गए हैं। हाँ, वो व्हाट्सअप वाला टाइप करते बोल लिखते हैं हिंदी, सॉरी लिखते इंग्लिश में है, पर भावना व्यक्त किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। तस्तरी नुमा, तो 12वें मैदान का आकार कैसा है? तस्तरी नुमा। तस्तरी मतलब नाव के जैसा, नाव के जैसा। इसी मैदान पर झारखंड में एक बहुत ही फेमस युद्ध होगा, 12वीं की लड़ाई। याद रखिएगा, इसी 12वें का घाटी में क्या होगा? 12वें का लड़ाई होगा। 12वीं की लड़ाई किसके किसके बीच में? तो एक नागवंशी राजा होंगे, इसका नाम होगा भीमकर्ण। क्या नाम होगा? भीमकर्ण। और भीमकर्ण के साथ किसका युद्ध होगा? रक्सेलों का। हाँ, रक्सेल। भीमकर्ण और किसके बीच होगा? रक्सेल के बीच होगा। भीमकर्ण कहाँ का राजा? नागवंश का राजा। उस समय वो पूरे रांची पठार का राजा रहेगा, और कुछ रक्सेल राजा आएंगे कहाँ से? छत्तीसगढ़ से आक्रमण करते हुए। अब देखिए, ये पूरा इलाका में देखिएगा कैसे लड़ाई लड़ा जाता है। देख ली इतना ना, इस पूरे इलाका में देखिएगा, इस पूरे इलाका में भीमकर्ण को पता चला कि उधर से क्या हो चुका है? अटैक हो चुका है, और बहुत बड़ा सेना के साथ आ रहा है। इतनी बड़ी सेना को लेके आ रही है। आप लोग नहीं लिखे थे क्या? लिख लेना है कि 12वीं की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। लिखिए, भीमकर्ण और रक्सेलों के बीच। नागवंशी राजा भीमकर्ण, भीमकर्ण, नागवंशी राजा भीमकर्ण और छत्तीसगढ़ के शासक या छत्तीसगढ़ के रक्सेल राजाओं के बीच में हुआ था। उस समय छत्तीसगढ़ नहीं था, सुरगुज्जा था। नागवंशी राजा भीमकर्ण और सुरगुज्जा यानी छत्तीसगढ़ के रक्सेलों के बीच हुआ था। लिखें आप, किसके किसके बीच? नागवंशी राजा भीमकर्ण और छत्तीसगढ़ के कौन राजा? रक्सेलों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्लास से इसका पीडीएफ भी आप लोग को डलवा देंगे। अगर कुछ छूट गया तो घर में जाके उसको फिर से ठीक कर लेना है, और रोकना है। आगे बढ़ जाना है तो चुप नहीं हो जाना कि बढ़ जा रहे हैं, बोलना है कि सर हम नहीं लिखे हैं। क्या ये लड़ाई लगभग 1000 मतलब 1012 से लेकर 1091 के बीच हुआ था। 1000 ईस्वी में हुआ था। अभी 2100 चल रहा है ना, 1000 में हुआ था। इधर एक बार देखिए, इस लड़ाई में भीमकर्ण ने इस घाटी का बहुत अच्छा यूज किया था। भीमकर्ण का इलाका पूरा फैला हुआ था, रांची, लोहरदगा, लातेहार तक फैला हुआ है। गुमला वाला इलाका पूरा किसका है? भीमकर्ण का है। यानी यहाँ से पूरा ये वाला इलाका पूरा यहाँ पे है। यहाँ पे इसका राजधानी है खुगरा में। अटैक करना चालू हुआ। इसके पास सेना क्या है? छोटा सा है, बहुत बड़ा सेना है ही नहीं। ये सोचा कि भैया कैसे जीता जाए, तो ये लोगों को कहा कि धीरे धीरे कहाँ आते चलो, आगे बढ़ते चलो, उसके सेना को आने दो। तो रक्सेलों का सेना एकदम पूरा एकदम बहुत घुड़सवार लगभग 12,000, 13,000, 20,000 के आसपास सैनिक लेकर पहुंच गए। इतना बड़ा सेना ही नहीं है। ये सारा अपना सेना को यहाँ पे रेडी करके रखा। तो सारे जो ये सैनिक है, रक्सेल लोग है, पाठ क्षेत्र में आया होगा, फिर कहाँ गया होगा? डाउन में गया होगा। अब ये सोच के देखिए, उस समय तो मिसाइल नहीं था, तो डाउन से कोई तीर को ऊपर भेजना आसान है या ऊपर से नीचे? पाठ क्षेत्र, इधर कौन? रांची पठार, 600 मीटर की ऊंचाई। अपना सारा सेना को यहाँ पर क्या कर दिया? तैनात कर दिया। कौन? भीमकर्ण। और उस समय तो गन वुन नहीं होता होगा, तीर धनुष और बड़ा बड़ा पत्थर। जब ये घोड़ा चढ़ेगा उस डाउन से, वैसा रोड भी नहीं था उस समय, जंगल से ही चढ़ना होगा। तो जब घोड़ा या सैनिक उस रोड से चढ़ेगा, ऊपर से बड़ा बड़ा पत्थर फेंक दिया। कितना भी बड़ा सैनिक रहे, आपका जितना भी सैनिक है, उस सेना को ऊपर चढ़ना होगा ना। और ये पहले से कहाँ तैयार है?
ऊपर में तैयार है। तो युद्ध में देखिए होगा कि जिसका भी हाइट में रहता है, जो भी ऊंचाई में रहता है, उसको प्रॉफिट जरूर मिलता है। कारण सेम टू सेम है कि कुछ नहीं, इसके पास भाला हो, तलवार हो, अच्छा हथियार हो, तब ना काम आएगा जब ऊपर तक पहुंचेगा। इधर वाला लोग पत्थर उठाया, तोड़ के लाया और लुढ़का दिया। एक एक पत्थर में ना जाने कितना घोड़ा, कितना सैनिक क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तीर जाएगा नहीं तो हाथ से मारो तो ही तो तीर नीचे जाएगा। और नीचे वाला तीर को मिसाइल सिस्टम तो था नहीं, तो इतनी बड़ी सेना को हरा दिया था। और हराने के बाद छत्तीसगढ़ तक पूरा कब्जा कर लिया था। भीमकर्ण कहाँ तक कब्जा कर लिया? छत्तीसगढ़ तक, सुरगुज्जा तक कब्जा कर लिया। और सुरगुज्जा में जाकर एक कुंड बनाया नहाने के लिए, एक जलाशय बनाया, इसका नाम क्या है? भीम सागर। कौन सा कुंड बनाया था? भीम सागर। तो 12वीं की लड़ाई जब लड़ी गई थी, जीता कौन? भीमकर्ण। भीमकर्ण कौन सा शासक था? नागवंश का शासक था। किसको हराया? रक्सेलों को हराया। और हराने के बाद कहां तक कब्जा कर लिया? छत्तीसगढ़ के सुरगुजा तक। छत्तीसगढ़ के कहां तक? सुरगुजा तक। और इस सुरगुजा में किसका निर्माण करवाया? एक जलाशय का निर्माण करवाया, जिसका नाम क्या है? भीम सागर। पांडव वाला भीम नहीं सोच लेना है कि भीम सागर नाम है तो क्या किसका होगा? पांडवों ने बनाया होगा। किसने बनवाया था? ये भीमकर्ण ने बनाया था भीम सागर। तो देखते हैं, छोटी सेना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, स्ट्रेटेजी आपका क्या है? तो आप लोग को भी यही कहेंगे। आप में से बहुत किसी को कोई ना कोई ऐसा मिलता होगा, खासतौर पे झारखंड के एग्जाम को, इसको देख के लगता है कि ईवी एग्जाम देगा। मन में ऐसा आता होगा कि ईवी एग्जाम देगा, इतना दिन से पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन कब से पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। आपका स्ट्रेटेजी कहाँ है? आपका स्ट्रेटेजी क्या है? पांडव क्यों जीता? पांडव क्यों जीता? कौरव के पास तो सबसे बड़ी सेना थी, ग्रेट वॉरियर थे। एक वॉरियर युद्ध को क्या कर सकते थे? समाप्त कर सकते थे। पर इसके पास एक रणनीति बनाने वाला था, श्री कृष्ण। हर रणनीति को लेके आगे चल रहा था ना। तो आप लोगों में भी हर किसी को रनिंग कैसे है, आपको रिटर्न कैसे निकालना है, पूरा स्ट्रेटेजी बनाना होगा कि कैसे हम मेहनत करें जिससे मेरा रिटर्न निकल जाए। खूब पढ़ने वाला का रिटर्न नहीं निकलता है। और मन में किसी का है ना कि 12 घंटा 25 घंटा मतलब खूब पढ़ लेंगे तो रिटर्न निकलता है, नहीं निकलता है। खूब पढ़ने वाले फेल कर जाते हैं, देखिएगा घूमते फिरते रहता है, कोई लोड नहीं है, वो पास करके निकल गए क्योंकि उसका स्ट्रेटेजी ठीक ठाक था। उसको पता है कि किस पे ध्यान देना है और किस पे नहीं देना है। अब मान लेते हैं झारखंड में पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है। अब किताब लिए मार्केट से लेके आए, क्या पूरा किताब पढ़ना है? अब इतना मोटी किताब है, पूरा किताब पढ़ते पढ़ते हालत खराब। और कुछ दिन के बाद किताब को देख के ही नींद आएगा, इतना मोटा पढ़ना है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसीलिए क्या करना है कि सेक्शन वाइज पढ़ना है, और जो जो नहीं पढ़ना है पहले उसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। उस किताब में CNT SPT भर भर के दिया हुआ है। अब JSSC में CNT SPT हमको पढ़ना ही नहीं है, कोई एक्ट नहीं पढ़ना है, तो क्यों उस पर दिमाग लगाएं? आपदा प्रबंधन एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है, पढ़ना ही नहीं है, क्यों दिमाग लगाएं? उसके बाद कोई सारा भूधृति अधिनियम दिया हुआ है, कई सारे योजना के बारे में दिया हुआ है जो हम लोग को नहीं पढ़ना है JSSC में। वो JPSC का सिलेबस है, लेकिन पता तो रहता नहीं है। भैया कौन सा बुक दें? लीजिए ये वाला बुक, पूरा पढ़ना है। हाँ ले आए, 3 दिन तो पढ़ें खूब जोश में, नया बुक है ना, नया बुक पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन 5वां दिन से बुक में धूल खाना स्टार्ट हो जाता है, होता है ना। तो वैसा नहीं करना है, हम लोग को अपने अनुसार स्ट्रेटेजी के अनुसार चलते रहना है। आज के क्लास में इतना ही जानेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे हजारीबाग के पठार के बारे में, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ कौन सा मिनरल्स मिलता है, खनिज पाया जाता है। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।